हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट को देखिए, इसलिए कि बहुत सारी बेसिक बातें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज सेपरेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था साइज रिडक्शन, यानी साइज को छोटा करना। आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे साइज सेपरेशन, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीव्स। ठीक है ना। तो क्या होता है साइज सेपरेशन और सीव्स, इसके बारे में पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए मोटा मोटा सा, फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टेक्स्ट को। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा कि साइज रिडक्शन, तो साइज़ को हम लोगों ने, मान लीजिए कोई भी मटेरियल है उससे हमको दवा बनानी, छोटी छोटी गोलियां बनानी है, तो हम लोगों ने क्या किया, उस मान लीजिए वो बड़ा मटेरियल है, मान लीजिए दालचीनी है, तो दालचीनी को हम लोगों ने क्या किया, पीसा, उसका पाउडर बनाया। ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि जब हम लोगों ने उसको बॉल मिल से या क्या कहते हैं हैमर मिल से जब उसका हमने पाउडर बनाया तो उस पाउडर के जो पार्टिकल साइज़ है वो सब सेम हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें हो सकता है कुछ पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा हो, कुछ पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रोसेस जो है साइज़ रिडक्शन के बाद, वो होता है साइज़ सेपरेशन, यानी अनवांटेड साइज़ के पार्टिकल्स को हम लोग उस पाउडर से अलग कर देते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए चाहिए ऐसे पाउडर के पार्टिकल्स जिनका साइज़ हो 50 माइक्रोन से कम, जिनका साइज़ 50 माइक्रोन से कम हो। ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन उस पाउडर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ जो है वो 75 माइक्रोन है, कुछ ऐसे हैं जिनका क्या है 65 है, कुछ ऐसे जिनका 75 माइक्रोन है, कुछ हैं जो 100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिसके ज़रिए से जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं, यानी 50 माइक्रोन से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देंगे अपने पाउडर से। समझ में आ रही बात। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि इसको क्यों किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है ये। समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें साइज सेपरेशन में, कि अलग अलग पार्टिकल साइज़ के क्या है हमारे, अलग अलग क्या है साइज़ के पार्टिकल्स हमारे पास। तो हमको जो साइज़ नहीं चाहिए उसको अलग कर देते हैं। समझ में आ गई ना। 50 से ऊपर वालों को हम लोगों ने अलग कर दिया। अब उसके नीचे वाले पार्टिकल्स से हमको गोली बनाना है, पाउडर बनाना है, जो भी बनाना है, चूरन बनाना है, जो भी बनाना हो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये होता है साइज सेपरेशन। और दूसरा एक चीज़ है सीविंग या सीव्स। तो सीव्स का मतलब होता है छलनी। साइज सेपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीव्स। ठीक है ना। अब ये सीव्स हो सकता है बड़ी मशीनें भी आएंगी, उसी मशीनों के अंदर उसको लगा दिया जाएगा, या और भी तरीके होते हैं साइज सेपरेशन के। या मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसके अंदर कुछ डस्ट वगैरह है तो उसको निकालना है, तो वो भी आ जाता है साइज सेपरेशन के अंदर। समझ रहे हैं। तो बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सीव्स। ठीक है ना। सीव्स मतलब छलनियाँ, वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग नंबर के होते हैं, और उन्हीं छलनियों के साइज़ के हिसाब से हम लोगों ने पाउडर को भी क्या है अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ पाउडर होंगे जो कोर्स पाउडर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मॉडरेट कोर्स पाउडर होंगे, कुछ पाउडर होंगे जो क्या कहते हैं फाइन पाउडर होंगे, कुछ होंगे जो मॉडरेट फाइन पाउडर होंगे, कुछ होंगे जो क्या कहते हैं फाइन वेरी फाइन पाउडर होंगे, कुछ होंगे जो माइक्रो फाइन पाउडर होंगे, कुछ हैं जो सुपर फाइन पाउडर हैं। तो ये सब पाउडर कैसे बन रहे हैं, एक तो ये जो पार्टिकल साइज़ है ना, ये क्या है पार्टिकल साइज़ है, जो पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो साइज़ हैं, उनके साइज़ के हिसाब से ये क्या कहते हैं पाउडरों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। और ये साइज़ कैसे, ये पाउडरों की जो साइज़ है उसको हम लोग कैसे नापते हैं और कैसे उनको अलग करते हैं, तो वो होते हैं सीव्स। ठीक है ना। अब उसमें हम लोग पाउडर को डाल रहे हैं, ये एक सीव है, एक छलनी है, इसके नीचे से जो पार्टिकल्स गुजर जा रहे हैं, ये छलनी का नंबर होता है, समझ रहे, 10 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 20, 22, इस तरीके से अलग अलग नंबर की छलनियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो उन छलनियों से मान लीजिए उसका साइज़ है कि 22 नंबर छलनी है। ठीक है ना। अब उसके नीचे से जो क्या है पार्टिकल्स गुजर जाते हैं, तो उसको मान लीजिए हम लोगों ने उसका नाम रख दिया कोर्स पाउडर। ये और ये सारे नाम ना जो हमारा फार्माकोपिया है उसके अंदर सब कुछ बताया गया है कि किस साइज़ के पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है ना। किस छलनी से कौन सा पाउडर गुजर जाता है, पास हो जाता है, तो उस पाउडर को हम लोग क्या नाम देंगे, ये सिस्टम होता है नाम देने का।
और नाम क्या देंगे, ये नाम हमको दिया है किसने, हमारे फार्माकोपिया ने। और अलग अलग साइज़ के जो क्या कहते हैं सीव्स होते हैं, उनके क्या कहते हैं जो होल होते हैं उनका क्या साइज़ होगा, किस तरीके से छलनी बनती है, सारा कुछ हमारे फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। अलग अलग साइज़ के कौन कौन से सीव्स हैं, छलनियाँ हैं, वो सारा कुछ हमारे फार्माकोपिया के अंदर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट को। तो साइज सेपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन इज़ ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है, यानी इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दवा बनाने के काम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इन विच पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड, जिसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है ना, एक मिक्सचर से। एक ऐसा हमारे पास पाउडर है जैसा कि मैंने समझाया, जिसमें क्या है कुछ बड़े पार्टिकल्स में, कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ सेम पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो हमको ये बड़े वाले पार्टिकल्स को अलग करना है, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन बोलते हैं, साइज सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा मिक्सचर है, इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उसमें से हम लोगों ने अलग कर दिया, ठीक। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने समझाया आपको कि ग्रेटर देन 100 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर है, उसमें क्या कहते हैं अलग अलग साइज़ के, उसमें 95 के भी हैं, उसमें 75 माइक्रोन के भी हैं, 65 माइक्रोन के भी हैं, और भी अलग अलग साइज़ हैं। उसमें हो सकता है कि 100 के भी हैं, हो सकता है कि 105 के भी साइज़ के हों, माइक्रोन उनका, ठीक है ना, साइज़ माइक्रोन में नापा जा रहा है यहाँ पाउडर का, ठीक। तो अब हम कह रहे हैं कि जो 100 से ऊपर जिनका साइज़ है उनको हम अलग कर देंगे, बाकी उसके नीचे वालों को ले के अलग कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो साइज सेपरेशन है इसको हम लोग अलग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सीविंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। साइज सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग भी बोलते हैं या शिफ्टिंग भी बोलते हैं, इसलिए कि शिफ्ट करते हैं, ये छलनी होती है, इसमें चीज़ों को हम लोग डाल देते हैं पाउडर को, फिर वो नीचे आके नीचे गिरते रहते हैं, तो एक तरीके से शिफ्टिंग होती है। ऐसे इसको हम लोग स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं साइज सेपरेशन को। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग ये साइज सेपरेशन करते हैं, तो इसको समझते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, साइज सेपरेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर क्लासिफाइड एज मोनोडिस्पर्स। जो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स हैं उनको हम लोग दो तरीके से अलग, पाउडर के तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम लोग इनको दो कैटेगरी में रखते हैं। एक पाउडर होते हैं मोनोडिस्पर्स और दूसरे होते हैं पॉली डिस्पर्स्ड, ठीक है ना। तो मोनोडिस्पर्स का मतलब ये होता है कि जो पाउडर है उसके जितने पार्टिकल्स हैं वो सब सेम साइज़ के हैं, जितने पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हैं, सेम साइज़ के हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोडिस्पर्स। दूसरा होता है पॉलीडिस्पर्स। पॉलीडिस्पर्स का मतलब ये होता है कि कोई हमारे पास पाउडर है, पाउडर का मिक्सचर कह सकते हैं या पाउडर है, और उसमें जो पार्टिकल साइज़ है उसके अलग अलग पार्टिकल के जो साइज़ हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, तो उसको बोलते हैं पॉलीडिस्पर्स, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग दवा बनाते हैं तो उसमें हम लोग किसको यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं मोनोडिस्पर्स्ड को, ठीक है ना। जो मोनोडिस्पर्स्ड है वो हमको चाहिए, तो अब हमको वो कैसे मिलेगा मोनोडिस्पर्स पाउडर, तो वो हम लोग करते हैं साइज सेपरेशन, तो उससे हमको ये मिलता है, ठीक है ना। और जो पॉलीडिस्पर्स होता है इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसके अलग रीज़न है। उसका एक रीज़न ये भी समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं, अब हमने उससे टेबलेट बना लिया, तो उसके अंदर जो पोटेंसी होगी ना, जैसे कि मान लीजिए हमने 100 mg की टेबलेट बनाना चाह रहे हैं, तो पता चला कि एक की जो टेबलेट है उसके अंदर तो 100 mg है, दूसरे के अंदर 95 ही mg है, इसलिए पार्टिकल साइज को सेम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका वही था, ठीक है ना, कि हम लोग चाहते हैं कि मोनो डिस्पर्स हमको मिल जाए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, टू क्लासीफाई द डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल। जो एक मटेरियल है उसके अलग अलग पार्टिकल साइज को हम लोग अलग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, साइज सेपरेशन का। दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव द मिक्सिंग प्रोसेस। हम लोग पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, पाउडर को क्या करते हैं पानी के साथ या किसी और दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ में उसको मिक्स कर रहे हैं, तो जब पार्टिकल साइज सेम रहते हैं तो मिक्सिंग अच्छे से हो जाता है, ठीक है ना। और क्या है, टू इम्प्रूव द सोल्यूबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और इसके ज़रिए से एक फ़ायदा और क्या होता है कि जो उसकी सोल्यूबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, अच्छे से होगी, इसलिए कि जब पार्टिकल साइज सेम है तो अच्छे से सोल्यूबिलिटी होगी। अब सोल्यूबिलिटी क्या है ये पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। और उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है पार्टिकल साइज की प्रोडक्शन के टाइम पे,
वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना, वो अच्छे से स्टेबल होता है, यानी अच्छे से केमिकल रिएक्शन करके वो स्टेबल हो जाता है। अगर पार्टिकल साइज सेम नहीं होंगे तो ये सोलबिलिटी भी सही से नहीं होगी और स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। और क्या, टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म एफिकेसी ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ फॉर्मुलेशन। और एक फ़ायदा ये भी है इसका कि हम इसके ज़रिए से क्या है, एक यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म पाते हैं। इसके ज़रिए से हम लोग क्या है, एक यूनिफॉर्म एफिकेसी ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म हमको मिलता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग टेबलेट बना रहे हैं तो वो जो टेबलेट होता है, जो कैप्सूल होता है, वो यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक को निकाला और खा लिया, उसमें हमको कोई ना तो नापना है ना वजन करना, कुछ नहीं। जैसे कि सिरप है, उसमें लेके हम ढक्कन में नापते हैं, एक ढक्कन पीना है, 2 ढक्कन पीना है, कभी कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें यूनिट होता है कि एक को निकाला तो वो हम उसमें 100 mg है तो 100 mg हम खाएंगे। लेकिन अगर पार्टिकल साइज़ क्या है उसके अलग अलग हैं पाउडर के, तो फिर वो क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं एफिकेसी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। पता चलेगा कि किसी में तो 105 mg है उसका पावर, और किसी में क्या है पता चल रहा है कि 100 है, और किसी में पता चल रहा है कि 95 mg है। समझ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा उसको। लेकिन होना क्या चाहिए कि सब में 100 mg ही हो। समझ रहे हैं, सब में 100 mg हो, सब में 100 mg हो, तो ये होगा यूनिफॉर्म एफिकेसी, ठीक है ना। और किस लिए करते हैं हम लोग, टू ऑब्टेन ए डिजायर्ड एफिकेसी ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म। और दूसरे ये कि हम जो एफिकेसी चाहते हैं उसके अंदर, यानी जितना पावर की हम दवा बनाना चाहते हैं तो वो हमको ऑब्टेन हो। लेकिन अगर पार्टिकल साइज सेम नहीं है तो हम बनाना चाह रहे हैं 100 mg की, वो बन जा रहा है 105 mg की। पार्टिकल साइज सेम नहीं है, हम बनाना चाह रहे हैं 100 mg की, वो बन जा रहा है 95, 98, 97 mg की, ठीक है ना। तो ये दिक्कत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, क्या कहते हैं, जो हम इंडियन फार्माकोपिया उसके अकॉर्डिंग पाउडर को कैसे क्लासीफाई किया गया है उसको बताइए। तो आईपी के अंदर क्या है, जो इंडियन फार्माकोपिया, इसके अंदर क्या है, तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए यानी दवा बनाने के लिए पाउडर्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड बताया गया हमारे आईपी के अंदर। एंड पाउडर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सनेस एंड फाइननेस। और जो क्या कहते हैं, जो पाउडर्स हैं उनको क्या है क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग उनको नाम दिया गया है। किस बेसिस पे, तो कोर्सनेस और फाइननेस। कोर्सनेस का मतलब होता है रफ साइज, समझ रहे हैं ना। कोर्सनेस का मतलब समझिए कि बड़ा साइज। असल में कोर्सनेस यहाँ पे रफ लिखा हुआ है, रफ इसलिए लिखा है कि जब उस साइज बड़े बड़े होंगे तो वो क्या है प्लेन नहीं होंगे बल्कि वो खुरदरे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहा, कोर्स। कोर्स का मतलब समझिए कि आप बड़ा साइज, ठीक है ना, कोरनेस। और दूसरा फाइननेस, यानी कितने छोटे हैं वो। तो इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए पाउडर को क्या है अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है। एंड देयर कोर्सनेस एंड फाइननेस इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मैशेज ऑफ द सीव्स। और क्या कहते हैं, ये जो कोरनेस है इसका, यानी वो कितना बड़ा पाउडर, उसका पार्टिकल साइज कितना बड़ा है, कोर्स है, ठीक है, या रफ है, या कितना फाइन है, ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मैश ऑफ द सीव्स। जो सीव्स हैं उनके अंदर जो मैश होते हैं, उस मैश को हम लोग क्या है, उस मैश के बेस पे हम लोग, ये ME है शायद, ये A नहीं है, मैश है, ठीक है। जो सीव्स होते हैं उसके जो मैश होते हैं उस साइज़ को हम, उस साइज़ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इनको क्या कहते हैं, किसी पाउडर को कहते हैं कि ये कोर्स पाउडर है यानी खुरदुरा पाउडर है, और किसी पाउडर को कहते हैं कि ये फाइन पाउडर है यानी ये छोटा पार्टिकल साइज वाला पाउडर है। तो वो लोग हम लोग कैसे तय करते हैं, जो सीव्स होते हैं उनके मैशेस के बेसिस पे। अब ये समझिए कि मैश क्या है, तो ये मान लीजिए आपका एक सीव है, ठीक है। समझ रहे हैं, तो अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक हिस्सा, ये एक मेश है इसका, ये दूसरा हिस्सा, ये मेश है, ये मेश है, ये मेश है, ठीक है ना। ये बीच का जो समझिए दोनों, ये जो दो वायर हैं, या प्लास्टिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, तो इनके बीच का जो एरिया है वो उसका मेश है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि इसका जो पूरा नेट है इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, तय करते हैं कि कौन सा पाउडर कोर है, कोर्स, कौन सा पाउडर कोर्स है, ठीक है ना, कौन सा पाउडर फाइन है, ठीक। अब वो कैसे होगा, तो अब ये हम लोग इससे छानेंगे तो पार्टिकल साइज कुछ तो नीचे चले जाएंगे, कुछ ऊपर फंस जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें देखा जाता है कि कितने परसेंट, कोई भी पाउडर का एक मिक्सचर है, मान लीजिए 100 ग्राम है, उसको हम लोगों ने इससे छाना
तो देखते हैं कि कितना परसेंट पाउडर नीचे चला गया और कितना परसेंट पाउडर ऊपर बचा हुआ है। ठीक है ना। अब एक लिमिट है, इसमें हर साइज के नहीं जाएंगे, अलग अलग साइज के सीव हैं, तो उसमें क्या है, अब ये जो अलग अलग साइज के सीव्स हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी पाउडर और सब पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कुछ पास हो जाएंगे, कुछ यहाँ ऊपर फंस जाएंगे। अगर बहुत बड़ा साइज का मेश है तो सब उसमें चले जाएंगे, लेकिन अलग अलग साइज की हम लोग यूज़ करते हैं ना, अलग अलग पाउडर को क्लासीफाई करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ तय करते हैं मेश के हिसाब से। ठीक है, कि कितना कोई भी पाउडर है उसके कितने पार्टिकल से नीचे जा रहे हैं और कितना परसेंट ऊपर रह जा रहा है। ठीक है ना, उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि कौन सा पाउडर का क्या नाम दिया जाएगा। अब हम लोग नाम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला कौन सा पाउडर है आईपी में जो दिया गया वो है कोर्स पाउडर। क्या है? कोर्स पाउडर। इसको 10/44 भी कहते हैं। अब 10/44 का मतलब क्या है? ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव नंबर 10। अब ये सीव नंबर 10 याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ से ये आया है 10, सीव नंबर 10 से, ये सीव नंबर 10 से यहाँ पे 10 आया है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पाउडर है, ठीक है ना, पाउडर है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, सीव नंबर 10 से क्या है, गुजर जाएंगे। सीव नंबर 10 से, ये हमारा सीव नंबर 10 है मान लीजिए। ठीक है ना, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, कोई पाउडर, उसके सारे पार्टिकल्स इस सीव से क्या है, पास होके नीचे चले जा रहे हैं। ठीक। एंड बट मोर देन 40% ऑफ दिस सेम पाउडर शुड नॉट पास सीव नंबर 44। ये आपका सीव नंबर कितना है, 10 हो गया। ठीक। और जितने भी सीव्स होते हैं उन पर नंबर लिखा रहता है। दूसरा सीव है ये आपका, इसका जो क्या कहते हैं, ये सीव नंबर आपका 44 है। ठीक है ना, कितना है, ये आपका सीव नंबर 44 है। ठीक। अब ये समझिएगा दोनों चीज़ों को, एक में आप समझ लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम सेम है, आगे हम लोग जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ए पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव नंबर 10। ये कह रहे हैं कोई पाउडर है, उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब इस सीव के जरिए से, सीव नंबर जो 10 है, जो छलनी नंबर 10 है, उसके सारे पार्टिकल इससे पास हो जा रहे हैं। बट मोर देन 40 ऑफ द सेम पाउडर शुड नॉट पास थ्रू द सीव नंबर 44। लेकिन कह रहे हैं कि 40% से ज़्यादा, इसी पाउडर का 40% से ज़्यादा जो सीव नंबर 40 है उससे पास नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना, इससे तो पूरा पाउडर पास हो जाएगा। ठीक। जो सीव नंबर 10 है ये बड़ा है, ठीक है ना, इसके जो ये क्या कहते हैं, ये जो साइज़ है इसका मेश का वो बड़ा है, और जो 44 है उसके मेश का जो साइज़ है वो क्या है, छोटा है। ठीक है ना, इसके साइज़ क्या है, मेश के छोटे छोटे हैं। तो इससे पूरा पाउडर क्या है, पास हो जाएगा। और इससे क्या कह रहे हैं कि 40% से ज़्यादा, 40 पूरे पाउडर का, मान लीजिए अगर क्या कहते हैं 100 ग्राम है, तो कह रहे हैं कि 40 ग्राम ही क्या है, पास होना चाहिए इससे, बाकी 60 ग्राम क्या ऊपर रुका हुआ होना चाहिए सीव नंबर 44 से। तो ऐसे पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स पाउडर बोलते हैं, 10/44। अब दूसरा क्या है, मॉडरेट कोर्स पाउडर। ठीक है ना, मॉडरेट कोर्स पाउडर, तो इसमें भी वही सेम टेक्निक है। ठीक है ना, एक होगा सीव नंबर 22 और दूसरा होगा सीव नंबर 60। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि इस जो ये जो पाउडर है मॉडरेट कोर्स पाउडर, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, सीव नंबर 22 से तो क्या है, पास हो जाएंगे। सीव नंबर 22 से तो, सीव नंबर 22 से तो पास हो जाएंगे पूरे, लेकिन आगे जो है सीव नंबर 60, ठीक है ना, सीव नंबर 60 से सिर्फ क्या है, 40% से ही पास होना चाहिए, या उससे कम, उससे ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट कोर्स पाउडर। ऐसे ही सेम तीसरा वाला है मॉडरेट फाइन पाउडर, तो इसमें भी सीव नंबर 44 और 45 वही कॉन्सेप्ट है सीधा। उसके बाद आता है फाइन पाउडर, तो इसमें क्या कहते हैं, एक सीव हमारा हो जाएगा 85 का और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 120। ठीक है ना। अब ये याद रखिए एक बात, कि जितना साइज छोटा है ना, सीव्स का साइज जितना छोटा है उसके मेश का साइज उतना ही बड़ा है। समझ रहे हैं ना, यानी ये मान लीजिए अगर सीव नंबर 10 है तो इसका जो मेश का जो साइज़ है, ये जो साइज़ है वो बड़ा है, उससे बड़े बड़े पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे। लेकिन सीव्स का नंबर जितना क्या बढ़ता जाएगा, मेश का जो साइज़ है वो उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 85/120। ठीक है ना, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है। उसके बाद आता है वेरी फाइन पाउडर। उसके बाद क्या आता है, वेरी फाइन पाउडर,
उसके बाद आता है माइक्रो, अब इसमें भी वही सेम चीज़ें 120 और 350, ठीक है ना, ये सीव नंबर वगैरह हैं। उसके बाद आता है माइक्रो फाइन पाउडर, इसको बोलते हैं 350। तो इसमें क्या है, ए पाउडर ऑफ विच एटलीस्ट 90% मास मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 350। ये जो माइक्रो फाइन पाउडर है वो पाउडर ऐसा होता है कि जिसके क्या कहते हैं, ये पाउडर ऐसा है कि जिसका 90% यानी मान लीजिए 100 ग्राम है तो उसका 90 ग्राम उससे पास हो जाना चाहिए मेश, क्या कहते हैं, सीव नंबर 350 से, ठीक है ना। सीव तो किससे पास होना चाहिए, सीव नंबर 350 से क्या है, उसका 90% मास पास हो जाना चाहिए, यानी 100 ग्राम है तो 90 ग्राम पास हो जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोफाइन पाउडर। तो ये आपके 6 पाउडर हो गए, एक आध और होगा छोड़ दीजिए, इतना याद कर लेते हैं, आपके लिए क्या है, ये एनफ है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस यूज फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए हम लोग कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो एक तो सीव्स वगैरह अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर मान लीजिए लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए हैं, तो अब उस सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना है, या हमारे पास गैस है, एयर है, एयर जो होता है हमारा, या पोल्यूशन एयर होता है ना, पोल्यूटेड एयर, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उस डस्ट पार्टिकल्स को निकालना हो, या मान लीजिए कोई गैस यूज़ किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दवा बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल को निकालना है, या कोई लिक्विड है उसके अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को निकालना है, तो उसके लिए जो क्या कहते हैं मशीन यूज़ होती है उसको बोलते हैं साइक्लोन सेपरेटर। क्या बोलते हैं, साइक्लोन सेपरेटर। तो साइक्लोन सेपरेटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो साइक्लोन सेपरेटर क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है ना। तो ये सब याद कर लीजिएगा छोटा छोटा इसके बारे में। तो साइक्लोन सेपरेटर एक ऐसा मशीन, एक ऐसी डिवाइस है जिससे सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से या गैस से हम लोग अलग करते हैं, लिक्विड या गैस से हम लोग अलग करते हैं किसको, सॉलिड पार्टिकल्स को, किसके जरिए से, साइक्लोन सेपरेटर के जरिए से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिमूव डस्ट फ्रॉम एयर, और एयर से क्या है, डस्ट को रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या है, इसको यूज़ करते हैं, एयर से या गैस से। साइक्लोन सेपरेटर इज ऑल्सो नॉन एज ए डस्ट सेपरेटर, इसको डस्ट सेपरेटर भी बोला जाता है, या डस्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, या डस्ट एक्सट्रैक्टर भी बोला जाता है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। अब ये पूछता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये मेनली जो काम करता है ना, वो करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। किस पे काम करता है, जो साइक्लोन सेपरेटर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। किस पे करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा अभी ये क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरा जो प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है वो है इनर्टिया। इनर्टिया मतलब मूवमेंट, ठीक है। असल जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पानी का बर्तन आपने लीजिए, बाल्टी लीजिए, आप खुद इसको एक्सपेरिमेंट करिए और उसमें हाथ डाल के घुमाइए, खूब तेज़ घुमाइए, खूब तेज़ घुमाइए, तो क्या होगा, एक उसके अंदर फोर्स जनरेट हो जाएगा, बीच में खाली खाली सा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर उसके अंदर आप कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डालेंगे तो सब जाके इधर उधर दीवारों में टकराएंगे और फिर नीचे की तरफ बैठेंगे। तो ये जो फोर्स उसके अंदर पैदा हो रहा है, आप किसी चीज़ को घुमा रहे हैं खूब तेज़ी से, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस मशीन के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। इसका आगे आपको पढ़ना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इस कैसे बना हुआ, कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर लगते हैं, वो पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कैसे ये बनता है, पहले इसको मैं डायग्राम यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मैं भूल गया हूँ इस पीडीएफ के अंदर, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें डायग्राम भी दे दूंगा। और कई बच्चे बार बार क्वेश्चन पीडीएफ मांग रहे हैं सेकेंड चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना सेकेंड चैप्टर का, वो मिस हो गया, उसको फिर से टाइप करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप एक साइक्लोन सेपरेटर का एक डायग्राम, साइक्लोन सेपरेटर का, यहाँ से इसको हम लोग इनलेट बोलते हैं, यहाँ से अंदर आएगा ये, ठीक। और ये इसका हो जाता है आउटलेट, ठीक है ना, यहाँ से ये बाहर निकलता है, ठीक। अब इसके अंदर मशीन लगी रहती है घुमाने के लिए, तो जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम लोग इसके अंदर डालते हैं। अब इसके अंदर मशीन है, वो क्या करती है, इसको घुमाती है खूब तेज़, ठीक है ना। वो क्या करेगी, अब इसमें हम लोग क्या डालना है, लिक्विड डालना है या गैस डालना है, ठीक है ना। तो लिक्विड को हमने डाला तो इसको घुमा रही है खूब तेज़। अब ये जो घूमते हैं तो इसके जो वॉल्स हैं ना, इस पर भी टकराते रहते हैं, और इसके अंदर जब ये खूब तेज़ घूमता है तो इसके अंदर जो फोर्स पैदा होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो आके इसमें टकराते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल इसमें टकरा रहा है, ये आके इधर टकरा रहा है। ये सॉलिड पार्टिकल्स इसके वॉल में ना आगे टकराते हैं और फिर सीधे नीचे आते हैं, टकराते हैं और आते हैं नीचे और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मिल जाते हैं हमको। ठीक है ना, सॉलिड पार्टिकल्स हमको यहाँ से मिल जाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ से डालते हैं इसको बोलते हैं टेंजेंशियल इनलेट। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, यहाँ पे ए आएगा, टेंजेंशियल इनलेट। इनलेट तो आप पढ़ चुके हैं, टेंजेंशियल इनलेट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब मैं डायग्राम आपको दे दूंगा पीडीएफ में। टेंजेंशियल इनलेट बोलते हैं। और यहाँ से हमारा जो है क्या होगा, जो प्यूरिफाइड है यानी जिसको हमने क्या कहते हैं, वो लिक्विड या गैस जिसके अंदर से हमने सॉलिड पार्टिकल्स को निकाल दिया है, जो फिल्टर्ड है समझ लीजिए एक तरीके से, तो यहाँ से वो हमको निकल जाता है। इसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड, या और भी आप अलग नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है ना, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक, अब हम लोग इसके पार्ट, अलग अलग पार्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो आप देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो एक तो क्या है, इसके अंदर सिलेंडर होगा। तो ये जो है ना पूरा, ये इसका सिलेंडर है। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या है, सिलेंडर होता है। तो ये इसका जो सिलेंडर होता है उसके बारे में क्या है, तो इट इज़ ए सिलिंड्रिकल वेसल विद ए कोनिकल बेस। ये क्या है, जो सिलेंडर इसका वो कोनिकल बेस का होता है, यानी नीचे साइड में समझिए इसके कोना होता है। कोना, कोनिकल का मतलब कोना नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो इसका एक साइड होता है इसमें क्या होता है, नीचे नोक जैसा बना रहता है, उसी को बोलते हैं कोनिकल बेस होता है। ठीक है ना। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस साइक्लोन, और इसका मेन पार्ट है साइक्लोन का, विच इन विच मटेरियल्स इज सस्पेंडेड एंड फ्लोज। जिसके अंदर क्या है, मटेरियल क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं और फ्लो करते हैं, घूमते हैं। सस्पेंडेड का मतलब ये होता है कि जैसे ये क्या कहते हैं, ये मान लीजिए पेन है, इसको मैंने हवा में छोड़ दिया तो सस्पेंड कर दिया इसको। ऐसी किसी चीज़ को लिक्विड के अंदर डाल दें तो उसको उसके अंदर सस्पेंड कर दिया। ऐसे किसी सामान को उस मशीन के बीच में हम लोग डाल दे रहे हैं तो उसके अंदर समझिए उसको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे ही मटेरियल को हम लोग इस यहाँ टेंजेंशियल इनलेट से इसके अंदर डाल देते हैं, उसको अंदर समझिए हमने सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे घूमने का प्रोसेस शुरू होता है। दूसरा इसके अंदर क्या, इनलेट ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल इनलेट। ठीक है ना, जिसके अंदर से मटेरियल हम लोग डालते हैं। उसके बाद आता है आउटलेट ट्यूब। आउटलेट ट्यूब यानी वर्टेक्स फाइंडर भी बोलते हैं इसको। तो सेपरेट लिक्विड और गैस एग्जिस्ट फ्रॉम दिस साइक्लोन थ्रू एन आउटलेट ट्यूब। तो जिसके ज़रिए से यहाँ से बाहर निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, जो सेपरेटेड लिक्विड और गैस है, यहाँ से क्या हमारा लिक्विड निकल रहा है वापस। ठीक है, जो क्या है मतलब जो सेपरेटेड है, तो इसको हम लोग यहाँ को बोलेंगे आउटलेट। ठीक है ना, आउटलेट बोलते हैं इसको, जहाँ से निकलता है ये है ये। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें डस्ट कलेक्टर कंटेनर। तो अब यहाँ से जो डस्ट हो रहा था वो नीचे आके निकल रहा था, तो यहाँ पे होता है डस्ट कलेक्टर कंटेनर, जिसके अंदर डस्ट जो था या सॉलिड पार्टिकल था जो आके यहाँ पे जमा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटलेट भी बोल देंगे इसको। हाँ, ये भी एक तरीके का आउटलेट ही है। क्या है, आउटलेट ही है, यहाँ से भी निकल रहा है तो डस्ट को हम यहाँ से रिसीव कर रहे हैं। और क्या होता है, इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। सपोर्ट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इस मशीन को ऐसा तो नहीं कि हवा में लटका देंगे, बल्कि इसको पकड़ के रखेगी एक मशीन, ताकि ये जब घूमे तो इधर उधर ना भागे। तो ये इसका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जो इसको पकड़ के रखती है पूरी मशीन। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका वर्किंग पूछता है कि ये कैसे काम करता है। अब जो मैंने आपको पूरा समझा दिया वही कुछ है यहाँ पे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल को अंदर डालेंगे, फीडिंग कराएंगे। ठीक है ना, उसके अंदर जब जाएगा टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू जाता है, किसमें, सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर पहुँच गया। ठीक, अब उसके अंदर पहुँचने के बाद क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अब क्या, उसके सर्कुलर और रोटेटरी मोमेंट स्टार्ट। अब उसके अंदर घूमने वाला मोमेंट क्या कहते हैं, घूमने वाला सिस्टम क्या है, शुरू हो जाता है, उसको घुमाने लगता है। उसके लिए मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर। ठीक है ना, और फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जनरेट होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। ये आपको कई बार ये सेडिमेंटेशन वर्ड आएगा। तो मान लीजिए ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने ब्लड डाला। ठीक है ना, ब्लड को हमने इसके अंदर डाला, तो ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें WBC, RBC, ठीक है ना, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसके अंदर डालने के बाद ना वो नीचे आके जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो सेल हैं WBC, RBC, जो प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, वो नीचे आके धीरे धीरे बैठना, ये मान लीजिए है, तो अब ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे आके यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ये समझ रहे हैं। तो ये जो नीचे आ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन हो रहा है, सेडिमेंट हो रहे हैं।
ठीक है। ऐसे ही जो हमारा ये लिक्विड है इसके अंदर, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वॉल पे और फिर नीचे आके बैठ रहे हैं, वही हो रहा है यहाँ पे सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड और गैस, और फिर जो लिक्विड और गैस है जो कि प्यूरिफाइड हो गया है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, आउटलेट के रास्ते से यहाँ से बाहर निकल जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, पूरा वो पाइप लगा रहता है, वो जाके अपना कलेक्ट होता रहता है। उसके बाद क्या है, सॉलिड कलेक्शन, और जो नीचे जो हमारा जो कचरा है, जो डस्ट निकल रहा है, जो हमको जिसको अलग करना था, तो वो नीचे कंटेनर लगा रहता है, तो वहाँ पे आके वो उसमें कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा इसका वर्किंग है। अब एक चीज़ और, आप जब लिखिएगा ना तो ऐसा नहीं कि एक पूरा पैराग्राफ एक में मिला के लिख दिया, खिचड़ी बना दी, नहीं। ऐसे ही आप इसको पूरा मतलब ना पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, और क्या है वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, और जो एग्जामिनर उसको देख के भी अच्छा लगेगा, कहेगा कि बच्चा थोड़ा सलीके वाला है, डिसिप्लिन आती है इसको कि कैसे अच्छा सजा के लिखा है इसने। कम भी लिखेंगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और क्या इसमें एप्लीकेशंस क्या है इसके, अब इतनी सारी चीज़ें पूछ रखी हैं। तो इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर दिस सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड और गैस। तो ये साइक्लोन सेपरेटर है, इसको मोस्टली हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं, तो सॉलिड को अलग करने के लिए करते हैं, किससे, गैस से और लिक्विड से। आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो आप समझ में ही आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे क्या, इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्प्रे फॉर्म ऑफ ड्रग, जो स्प्रे फॉर्म ऑफ ड्रग होता है, जैसे इन्हेलेशन के थ्रू हम लोग जो दवा लेते हैं, जिसमें जो गैसियस फॉर्म में जो दवाएं होती हैं, या स्प्रे करने के लिए पेन रिलीवर आती हैं, ठीक है ना। तो जो स्प्रे वाली दवाएं होती हैं उसके प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी गैस से लिक्विड क्या कहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को, या लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या, इट इज़ यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स ग्रेनुअल्स। ऐसे क्या है, कुछ कोर्स ग्रेनुअल्स हैं तो फाइन उससे अलग करते हैं हम लोग फाइन पाउडर को, तो उसके लिए भी हम लोग साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। ऐसे क्या है, एक एयर को क्या है, क्लीन एयर ऐसे क्या, इसको यूज़ करते हैं हम लोग क्लीन एयर या गैस लेने के लिए। मान लीजिए हमारा जो एयर है, या ये कहाँ पे यूज़ होता है, कोई फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ से ना गंदी और पोल्यूटेड हवा क्या कहते हैं एयर निकलता है, वहाँ से धुआं निकलता है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, तो उनको क्या है सेपरेट कर लिया जाता है ताकि वो इन्वायरमेंट के अंदर ना आए, तो उसके लिए भी साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है, कोई लिक्विड है या कोई गैस है उसके अंदर कंटामिनेशन है, उसको अलग करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। ऐसे क्या है, इट इज़ यूज इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन टू सेपरेट सैंड्स एंड अदर सॉलिड्स। ऐसे क्या, हम लोग दवा, हम लोग तेल, जब मतलब तेल बनाते हैं, ऐसे क्या जब हम लोग तेल निकालते हैं या गैस का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से सैंड वगैरह है, यानी क्या कहते हैं जो रेत वगैरह है या कोई दूसरा सॉलिड है, उसको अलग करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है सीव्स। क्या है, सीव्स के बारे में मैंने आपको कई कई बार समझा भी दिया कि सीव्स क्या होता है, फिर भी अलग से पूछा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा। तो सीव्स आर डिवाइसेस यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर एक डिवाइस है जो कि साइज सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही क्या है, सीव्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं साइज सेपरेशन के लिए, अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए सीव्स वगैरह यूज़ होती हैं, ठीक है ना। सीव्स हैव वेरी स्मॉल होल्स। जो सीव्स होती हैं इनके अंदर क्या है, होल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया ये सीव्स हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं। अब यह आपने ऐसे बना दिया मैंने, या आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना, ऐसे तार लगे रहते हैं बहुत सारे, ठीक। अब ये जो सीव्स होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, जो ये सीव्स, ये तो मतलब इसका जो फ्रेम होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उसके अंदर प्लेट होती है असल में उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बना रहता है स्टेनलेस, ये फीड नहीं है, ये स्टील है, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। और भी सेरामिक्स की भी बनती हैं, प्लास्टिक की भी आती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं वो किसकी होती हैं, स्टेनलेस स्टील की या सेरामिक्स की होती हैं। सिफ्टर, और इनको हम लोग सीव्स को सिफ्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिफ्टर भी बोलते हैं सीव्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग टाइप की सीव्स यूज़ होती हैं, उनके मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं, वो हर एक के डेफिनेशन में और डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ नाम आप याद कर लीजिए इनका, ठीक है ना। एक है क्या, वाइब्रेटिंग सीव, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन सीव, ठीक है। ऐसे क्या है, स्टैटिक सीव आता है। और क्या, हॉरिजॉन्टल लो हेड सीव्स। ऐसे क्या, मल्टी स्लोप सीव्स, रोटरी स्क्रूबर्स, ठीक है ना। और भी सीव्स हैं, इतना 4-5 नाम याद कर लीजिए तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, स्टैंडर्ड्स ऑफ द सीव्स।
ये टॉपिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये आना चाहिए बी फार्म वगैरह में, लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना। क्या है स्टैंडर्ड्स ऑफ द सीव्स, यानी इसका क्या मतलब है, पहले ये समझिए कि स्टैंडर्ड ऑफ द सीव्स का मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कोई भी सीव है तो उसको स्टैंडर्ड कैसे मानेंगे, जैसे कि 10 नंबर का है तो हम कैसे मानेंगे कि ये 10 ही नंबर का है, कुछ उसके क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कैसे उसको नापें आखिर हम। तो वही जो है उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे हम लोग सीव्स को जो भी छलनी है कैसे उसको माने कि वो किस नंबर का किस स्टैंडर्ड का है, वो सही मतलब उसको बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। कह तो रहे हैं कि ये 10 नंबर की सीव है लेकिन वो है ही नहीं 10 नंबर की, तो कैसे माने, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है ना, उसी को बोल रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ द सीव्स आर मेंशन्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अंदर पूरे स्टैंडर्ड बताए गए हैं कि किस नंबर के सीव्स में उसके जो पोर्स हैं, जो उसके होल हैं, वो क्या साइज होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की गई हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की सीव्स होगी उसके अंदर 5 क्राइटेरिया उसके लिए बयान किए गए हैं, बताए गए हैं इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। अब वो 5 क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला क्या है सीव नंबर। क्या है सीव नंबर, इसका मतलब क्या है सीव नंबर का। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक आपका सीव है, ठीक है ना, एक सीव है, ये समझाने के लिए बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, इसलिए बना रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये 1 इंच का एरिया है, ठीक है ना, 1 इंच 2.54, अगर हम लोग उसको क्या कहते हैं कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 1 इंच, ठीक है ना। तो कितना बनता है, 1 इंच बनता है। तो कह रहे हैं कि इसके 1 इंच के बीच में कितने मेशेज हैं, मेशेज का मतलब कितने होल हैं, कितने ओपनिंग्स हैं। यहाँ पे हमने लिया तो इसमें कितने पड़ रहे थे, 1 2, ठीक है ना। फिर हमने दूसरे साइड में लिया, ठीक है ना, उसी के पैरेलल। ये कह रहे हैं कि इधर से भी इतना ही होना चाहिए। 1 इंच का एरिया हमने लिया, मान लीजिए ये 1 इंच का एरिया लिया, मैं कलर बदल लूँ इसका, ये 1 इंच का एरिया लिया। कह रहे हैं कि इधर से इधर हम लोग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 1 2, और इधर से इधर देखें तो कितना हो रहा है 1 2। इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन अगर हमने ये 1 इंच का लिया, पता चल रहा है कि इधर से तो हम कर रहे हैं तो 3 हो जा रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 2 ही होल मिल रहे हैं, तो ये क्या सही नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि सेम होना चाहिए। 1 इंच का एरिया ले रहे हैं तो उसके अंदर जो ओपनिंग है, जो होल्स हैं, वो क्या है बराबर होना चाहिए। इधर से भी देखें तो 1 2 अगर हैं तो 2 होना चाहिए 1 इंच के अंदर, इधर से अगर देख रहे हैं तो भी 2 होना चाहिए 1 इंच के अंदर, ठीक है ना। तो 1 इंच के अंदर कितने मेशेज हैं उसके बेसिस पे हम लोग सीव के नंबर को वो करते हैं, ठीक है ना। 1 इंच के अंदर कितने मेशेज हैं उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं सीव नंबर तय करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अगर इसके अंदर 1 इंच के अंदर 1 2 3 आ रहे हैं तो इसका नंबर क्या पड़ जाएगा इस सीव का 3। लेकिन अगर मान लीजिए इसके ये जो क्या कहते हैं जो होल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, अगर मान लीजिए 1 इंच के अंदर 10 आ रहे हैं तो इसका नंबर पड़ जाएगा 10। इस तरीके से सीव का नंबर हम लोग तय करते हैं। दूसरा क्या है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर का मतलब क्या है, इट इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 वायर्स। ये कह रहे हैं जो 2 वायर्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको बताता है ये, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कि इन 2 वायरों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए आपका सपोज दैट 10 सेंटीमीटर है और इन 2 वायरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 हो जा रहा है, तो ये क्या है, ये नॉमिनल, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के अगेंस्ट है। जो ये साइज़ है वो सेम होना चाहिए, एक ये वायर है एक ये वायर है, फिर एक ये वायर है ये एक वायर है, देख रहे हैं ना। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है और इसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो ये कह रहे हैं कि ये इसके जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये सीव सही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। जो वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका वायर का डायमीटर, ये वायर का डायमीटर होता है कितना मोटाई है इसकी। तो पता चल रहा है कि एक वायर यहाँ पे हमने जो लगाया है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो हमने एक वायर लगाया है तो इसका साइज़ क्या है, मान लीजिए इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है सपोज दैट, ठीक है ना। और यहाँ पे जो वायर है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फ़र्क हो जाएगा ना, इसलिए कि जब वायर का डायमीटर बढ़ेगा तो होल का साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर होल क्या कहते हैं डायमीटर इसका वायर का कम हो रहा है तो होल का साइज़ बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं। तो अगर इसका मान लीजिए इस साइज़ के जो वायर हैं, इस साइड के जो वायर हैं उनका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, ठीक। ये मोटे मोटे वायर हैं, इधर पतले पतले वायर हैं, तो इधर से क्या है ये मोटे हैं तो इधर से पार्टिकल पास नहीं होंगे और इधर से पास हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो वायर्स हैं ना उनका डायमीटर भी सेम होना चाहिए, तब वो इस क्राइटेरिया में फिट होंगे, तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी का सीव मानेंगे। वरना कहेंगे कि ये सीव क्या है, ठीक नहीं है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं उतर रही है। अगला जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज
सीविंग एरिया। ये कह रहे हैं कि जो सीविंग एरिया जहाँ से हम लोग छान रहे हैं, किसी चीज़ को सीविंग कर रहे हैं, तो उसका एरिया भी देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ये समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका कितना 35 से 45, इसका क्या है 35 से 40% ही क्या है सीविंग एरिया होना चाहिए। वरना अगर पूरा ये सीविंग एरिया रहेगा ये, तो जब इसको बड़ी बड़ी मशीनें उसके अंदर ज़्यादा सामान रखेंगे तो वो वायर्स हैं ना, तो वो उन पर लोड पड़ेगा तो वो फैल जाएंगे या तो सिकुड़ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से सही से सीविंग नहीं हो पाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो सीविंग एरिया है वो 40 से 45 और 35 से 45% ही होना चाहिए। पूरा सीव का कितना होना चाहिए, 35 से 45% ही होना चाहिए। और पांचवा जो इसके अंदर क्राइटेरिया वो क्या है, टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। ये कह रहे हैं जो अपर्चर का साइज है, अपर्चर आप समझ गए ना, अपर्चर मतलब एक वायर से दूसरे वायर के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको बोलते हैं अपर्चर। तो ये कह रहे हैं कि उसका भी परसेंटेज देखा जाता है, उसका कितना मतलब टॉलरेंस है उसका। टॉलरेंस का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वो क्या है टॉलरेंस एबल नहीं है, उसको टॉलरेंस उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो यानी वो चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मामूली सी मतलब फ़र्क आ रहा है दो मैशेस के बीच में, ठीक है ना, ये दो मैशेस हैं, इसमें बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा तो चलेगा। लेकिन पता चला है कि ये दो में से यहाँ एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये अब ये टॉलरेंस के लायक नहीं है, ये नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत फ़र्क हो जा रहा है, अरे मशीन है, आदमी बना रहा है, तो वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि टॉलरेंस भी देखा जाता है उसका कि वो टॉलरेंस के एबल है कि नहीं है, ठीक। द स्टैंडर्ड मेंशनड इन द आईपी फॉर वायर एंड अपर्चर साइज आर फॉलोइंग। अभी आपने पढ़ा होगा तो कह रहे उसमें देखा आपने कि अपर्चर साइज कितना होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा जो सीव नंबर है, मान लीजिए ये एक सीव है, सीव नंबर 6, ठीक। अब इसके अपर्चर साइज क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वायर की डायमीटर क्या होना चाहिए, ठीक। अप्रोक्सीमेट सीविंग एरिया क्या होना चाहिए, ऐसे क्या अपर्चर टॉलरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो अब वो क्या होना चाहिए वो सारा मेंशन आपके आईपी के अंदर वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक का मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ, बाकी आप समझिएगा। तो सीव नंबर 6 है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल अपर्चर साइज कितना होना चाहिए इसका। तो नॉर्मल अपर्चर साइज कितना होना चाहिए, तो एक वायर से दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो 0.81 माइक्रोमीटर होना चाहिए एक वायर से दूसरे वायर के बीच में। ऐसे इस वायर से इस वायर के बीच में, इस वायर से इस वायर के बीच में, ठीक है ना। और क्या इसमें नॉर्मल वायर डायमीटर, तो ये भी क्या है मिलीमीटर माइक्रोमीटर में है, ठीक है ना, एमएम में है। तो ये कह रहे हैं कि जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए हर वायर का, तो वो यहाँ पे है 1.422, ठीक है ना। ऐसे क्या है अप्रोक्सीमेट स्क्रीन एरिया या सीविंग एरिया, आप यहाँ पे स्क्रीन की जगह सीविंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट सीविंग एरिया कितना होना चाहिए, तो 44 होना चाहिए, कितना 44 होना चाहिए। मान लीजिए ये एक मशीन है पूरी, ये एक पूरा सीव है, तो इसका कितना होना चाहिए सीविंग एरिया 40, उसमें आपने पढ़ा ना 35 से 40, लेकिन इसमें क्या है 45 हो सकता है, ठीक है ना। ये 6 नंबर में कितना 45, ये समझ लीजिए ये जो एरिया है वो 44 सॉरी कितना है 44 हो सकता है, ये 44%, ठीक। और क्या इसमें एवरेज अपर्चर टॉलरेंस परसेंटेज में इसको देखा जाता है कि कितना टॉलरेंस इसके हम लोग मतलब कर सकते हैं। यानी कि ये जो अपर्चर में डिस्टेंस हो रहा है, तो अगर 1 से 2% का हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो उसको हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो 6 नंबर सीव्स में कितना है टॉलरेंस, तो वो है 3.2, ठीक है ना। इनका जो टॉलरेंस है वायर्स के अपर्चर में जो डिस्टेंस है उसका परसेंटेज में देखा जाए तो 3.2 तक क्या क्या है टॉलरेंस इसमें चलता है। बाकी अगर उससे ज़्यादा होता है तो नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो ये आप पूरा लेक्चर है, आप इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में ये जो आपका क्या कहते हैं टॉपिक था क्या साइज सेपरेशन, वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक मुझे खुद भी याद नहीं है, शायद मिक्सिंग है, तो इसके बाद हम लोग मिक्सिंग पढ़ेंगे। फिर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूँ मैं, जिसको ज़्यादा लोग कहेंगे उसी को मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।